हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है 1 से 40 तक। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, या प्ले लिस्ट में जाइए या वीडियोज़ में जाइए, उसमें आपको ज़रूर इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। 1 से 40 तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैट्रिक परीक्षा में आने के अधिकतर चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। देखिए अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से जो मापा जाता है वो धारा है। ठीक है, वह उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, उसको क्या कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदल देता है तो वो होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का इसको सिद्धांत भी कहते हैं। पर 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या है। देखिए दर्पण का सूत्र आप लोग को पता होगा, 1/v + 1/u = 1/p। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो देखिए किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो वह है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस होता है जिससे हम निकट दृष्टि दोष को हटा सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है, ये किसी से भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस के द्वारा बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में, जहाँ फूल होता है वहाँ पर फूल में ही न जनन अंग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो कौन पौधा था, तो वह था मटर। ठीक है, मटर ने मटर पौधे का प्रयोग किया था। आगे देखिए कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन परत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो सैलून में जो दर्पण उपयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो सभी को पता होगा 2 नियम होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, निर्वात में, यानी निर्वात मतलब क्या होता है, खाली। तो खाली में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो कितना होती है प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि किस दर्पण में बाड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बाड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण, ये जो दर्पण होता है इसमें बाड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये जो दर्पण होता है ये इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, अच्छा, ये बाड़ा प्रतिबिंब मतलब बुलंद चेहरा दिखाता है, तो इसीलिए इसको जो दर्पण दाढ़ी बनाने में जो सैलून में प्रयोग होता है वही अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बाड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आप लोग अंदाजा लगा दिए होंगे बाड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, तो अवतल दर्पण बनता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए आभासी या काल्पनिक, जो आभासी है काल्पनिक है दोनों बात बराबर है। वास्तविक अलग होता है, रियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण में आभासी और काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समतल उत्तल। यहाँ पर देखिए समतल उत्तल भी दिया है। तो कुछ विद्यार्थी गलती क्या कर देते हैं, जिसे को जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और
आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल मार देते हैं। यहाँ पर उत्तल मारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि समतल में भी वही बनता है, आभासी और काल्पनिक। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, समतल और उत्तल। ठीक है। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है, तो उस किस दर्पण का लगा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिसमें छोटा प्रतिबिंब पीछे के जो पूरा सीन है, बड़ा ट्रंक जो है एक मोटरसाइकिल के साइड मिरर में दिखाई दे देता है। ठीक है, तो उसमें कौन दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण जो है दो तरह के बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और एक हो गया ये मान लीजिए इस प्रकार से, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है उसको क्या बोलते हैं, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह जो चिकना भाग है उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। और ये जो चिन्ह बनाया हुआ है ये क्या हो गया, पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो चिकना भाग है उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या कह रहा है, मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष, तो सीमा रेखा का व्यास, तो वृत्ताकार सीमा रेखा यही है, वृत्ताकार सीमा रेखा हो गया। तो इसका व्यास क्या कहलाएगा, मान लीजिए ऐसे गोलीय दर्पण ऐसे भी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम व्यास बोलेंगे, क्योंकि परावर्तक, देखिए यहाँ पर कह रहा है परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, तो परावर्तन पृष्ठ ये है। ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें परावर्तक सतह क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, क्योंकि ऐसे पूरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे समझ रहे बात, ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये ना गोलीय दर्पण होता है, इसी में से निकला हुआ दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये होता है यहाँ से ऐसे व्यास, इसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में है गोलीय। सॉरी, यहाँ पर देखिए वीडियो रुक गया था, यहाँ पर जो ये बता दें आपको गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं द्वारक, इसी को द्वारक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों ना होगा, समझ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ तक हम वीडियो बना चुके थे, लेकिन वीडियो रुक गया था, पता नहीं चला। ठीक है, बाद में पता चला। तो यहाँ पर देखिए F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ पर जो R होता है वो बड़की R होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसमें जो यहाँ पर होता है ये फोकस हो गया, मुख्य फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ दूरी होता है वक्रता त्रिज्या, और ये जो दूरी होता है यहाँ P होता है, पोल होता है। तो P से F की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर। तो ये दो दूरी होता है, ये बराबर बराबर दूरी होता है। तो जो ये फोकस दूरी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं फोकस दूरी, छोटकी एफ से निरूपित करते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या जो होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम आर से निरूपित करते हैं, कैपिटल आर से। तो इसका जो संबंध है क्या होता है, एफ बराबर जो है R/2 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए समतल दर्पण में, अभी हमने ऊपर बताया समतल दर्पण में प्रकृति क्या होता था, काल्पनिक होता था। ठीक है, तो काल्पनिक सीधा होगा, जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। ठीक है, और अगर समतल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा, यानी कि काल्पनिक उसको आभासी भी कहते हैं। ठीक है, तो आभासी और बराबर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है।
सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सोलर कुकर में जो व्यवहार किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो आप लोग देखे होंगे फिल्मों में कि ऊपर जो सर्च लाइट लगा रहता है कि कोई चोर ना घुस जाए, कहीं संसद भवन में चाहे कहीं जो मिलिट्री कैंप होता है वहाँ पर ऊपर जैसे सर्च लाइट लगा रहता है देखने के लिए, तो उसमें परावर्तक जो सतह होता है वो होता है जो हेडलाइट में होता है गाड़ी के अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण परावर्तक सतह होता है। ठीक है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक रहेगा तो उसका प्रकृति क्या होगा? आभासी और उल्टा होगा। ठीक है, किसी दर्पण के सामने आप चाहें कि जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ठीक है, समतल दर्पण है तो क्या होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समतल या उत्तल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, ठीक है, इसमें आकार जो है यहाँ पर आ गया है, तथा बीम से बड़ा पाया गया। आभासी है, सीधा है, ठीक है, और बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए वस्तु की स्थिति क्या होगा? जब अवतल दर्पण है और सीधा और है तो दर्पण क्या होगा? पीछे होगा। क्या कह रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तभी इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का रहा है, जैसे मान लीजिए एफ है, ये सी है, तो प्रतिबिंब जब यहाँ रहेगा तभी दर्पण से टकराकर मान लीजिए एफ से गुजरेगा ऐसे, और फिर वस्तु से सी पर गुजरेगा, सी पर गुजरेगा ऐसे, तो ये जा कर के पीछे जो है इससे बन जाएगा। तो पीछे क्या बनेगा? पीछे जब बनता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही बात कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी हो गया दर्पण से पीछे, सीधा, अब बीम से बड़ा, तो बीम जो वस्तु है इससे बड़ा बना प्रतिबिंब। तो कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु कहाँ रहेगा? तो फोकस और पोल के बीच, पी और एफ के बीच में कहीं भी रहेगा तो इसका प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए ज़्यादा समझाने लोगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग सोचिएगा कि ज़्यादा समय लग रहा है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? किसी बीम का प्रतिबिंब, बीम यानी क्या है? वस्तु, इसका प्रतिबिंब क्या है? धनात्मक हो तो देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो वो बनेगा आभासी सीधा या काल्पनिक सीधा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित यानी क्या होता है? बड़ा, और काल्पनिक बनता है तो किस में? तो अवतल दर्पण में। अभी यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए उत्तल दर्पण की कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, उत्तल दर्पण की कह रहा है तो प्लस में होगा। ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या, तब प्लस में क्या होगा? प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में 16 नहीं होगा, प्लस में 16 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई 16 तो होगा तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो यहाँ पर क्या है? उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में 16 हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो देखिए परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, बराबर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, बिल्कुल गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा या आभासी रहेगा? ठीक है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है क्या? अवतल दर्पण में। ठीक है,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी हमेशा बनता है। कैसा बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनता है कह रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो देखिए ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से तो ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से यहाँ एफ होता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जब किरण है परावर्तक सतह से टकरा कर ये इधर जाता है, ये फोकस की ओर आता है, ठीक है। और एक वस्तु से एफ से सी से गुजरता है, देखिए इधर सी होता है, ठीक है। तो सी से गुजरेगा तो कहाँ बनेगा? यहाँ पर आकर लड़ता है। तो हमेशा मतलब कि पी और एफ के बीच में बनता है यहाँ पर आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। तो यहाँ दो ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण में, एक ध्रुव पर बनता है और एक ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहे हैं किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ध्रुव हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत होता है। इसमें वक्रता त्रिज्या अनंत होगा क्योंकि ये पूरा समतल रहेगा, ऐसे सोझ रहेगा ऐसे, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा? जब मान लीजिए त्रिज्या कब होता है? वृत्ताकार होगा तब ना त्रिज्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजामत बनाने के लिए व्यवहार के, देखिए ये कितना उलट पलट के, वहाँ पर कहा था दाढ़ी बनाने के लिए, तो बात तो वही है। तो क्या होता है? अवतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए m बराबर 1 होता है, ठीक है। आवर्धन समतल दर्पण में m बराबर 1 होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई यानी कि h डॉट बटा h होता है। इसको क्या बोलते हैं? m के बराबर, यानी कि आवर्धन। इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप पे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अग्रदीप मतलब क्या होता है? उसको हम बोलते हैं हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट बोलते हैं। तो इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अग्रदीप में हेडलाइट में कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि जो ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र और रंगा बिरंगा संसार, इनमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेंगे। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव का छोड़िएगा नहीं, आपका पूरा क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, ठीक है, इसका गारंटी है। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्पण या लेंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से? तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य नेत्र क्षेत्र विस्तृत, बहुत विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य माने दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत होता है, वो कौन दर्पण होगा? वह हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ के संबंध है। यू भी एफ के संबंध है, तो यू भी एफ का संबंध क्या होता है? ठीक है, गोलीय दर्पण में क्या होता है? तो अगर मान लीजिए ऐसे होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इस प्रकार से तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे मान लो यू भी है तो यू भी यू एफ यू भी एफ ये होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही होगा, ठीक है। यू भी हो गया, फिर यहाँ पर यू एफ हो जाएगा, फिर भी एफ हो जाएगा, ठीक है, और यू भी से फिर भाग कर दीजिएगा, बस इतना आ जाएगा। तो आपका संबंध जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इनमें से क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछेंगे। तो चलिए, अगर मान लीजिए आपको फिर भूल गए हो तो फिर दोबारा देख लीजिए। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, 1 से 40 तक बताया गया है। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।